नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल और हमारे स्टूडियो में। आज हैप्पी दिवाली है, सभी को हैप्पी दिवाली। और आज भारत और नीदरलैंड का मैच था। भारतीय टीम ने हमें फिर से दिवाली को खूब पटाखे फोड़ने का अवसर दिया। इसी अवसर में पटाखे बहुत सारे लेके आए हमारे एक्सपर्ट कमल, और एक नए एक्सपर्ट आए जिनको बहुत दूर से बुलाया गया, महाकाल की नगरी उज्जैन से कपिल। स्वागत है हमारे YouTube और हमारे स्टूडियो में। आइए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को भी। खूब तो आपने आज पटाखे चलवा दिए। आइए कपिल जी, स्वागत है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपको, हमको इनवाइट किया आपके स्टूडियो में। निश्चित रूप से आप तो हमारे मेहमान हैं। और आज का जो दिन, जो भारत और नीदरलैंड का मैच था, विश्व कप मय है ये पूरा देश। इस समय जो माहौल बना है आज भारत में, वहाँ मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हर जगह पराठे नहीं, पटाखे चल रहे हैं। उसके साथ बल्कि पराठे भी बन रहे हैं और लोग खा रहे हैं। तो फिर से स्वागत है। और आज नीदरलैंड का मैच था और भारत के साथ, तो क्या कहेंगे आज? क्या आपने उस खुशी में क्या पटाखे छोड़े हैं? देखिए, पटाखे जो छूटे हैं तो वो चिन्ना स्वामी के ग्राउंड में छूटे हैं। हाँ, पहले बॉल से लेके आखिरी बॉल तक, है ना। तो पटाखे तो वहां भी छूटे हैं और अब उसकी जीत के बाद हमने भी छोड़े काफी सारे। निश्चित रूप से सभी दर्शक एकदम से वो पटाखे छोड़े होंगे। और दर्शक क्या, जितने भी क्रिकेट प्रेमी और जितने भी देखने और चाहने वाले लोग, सबने छोड़े। आपने पटाखे खूब उड़ाए होंगे, बढ़िया एकदम। आज तो मतलब मैच देख कर तो मुझको लगा कि मतलब चिन्ना स्वामी में जो बमबारी होने वाली थी वो हो गई है। मतलब और इसी तरह का अगर परफॉर्म जारी रहेगा तो आज दिवाली, मैं मानता हूँ कि ये दिवाली छोटी दिवाली है, लेकिन अगर जिस दिन अपनी ट्रॉफी हाथ में होगी, वर्ल्ड कप जिसका सपना होता है, अगर वो आता है हाथ में, तो इससे ज्यादा डबल पटाखे फूटेंगे। निश्चित रूप से सभी लोग दर्शक 19 नवंबर की बड़ी दिवाली मनाने के एक बहुत ही ज्यादा फिराक में होंगे। तो एक्सपर्ट से आज में हम सवाल करेंगे। पहले तो आप सभी के दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि सेमीफाइनल का रास्ता एकदम तय हो गया है। सारी टीमें फिक्स है, 4 टीमें हमारे पहुंच गई है। आप सबको पता है कि भारत टॉप पे है, उसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड लास्ट में। शायद लीग मैच खत्म हुए, एक आध दो बचे हैं, बस खत्म हो गया, आज से सारे मैच खत्म। हाँ, ये डाटा अच्छा रखते हैं, अच्छा एनालिसिस करते हैं। इसीलिए हमने आज जो अब धीरे धीरे जो वर्ल्ड कप का स्टेज है बढ़ता जा रहा है, समापन की ओर जा रहा है, इसलिए हम एक्सपर्ट से आपको मिला रहे हैं। इसी तरह आपके सेमीफाइनल और फाइनल में बहुत सारे एक्सपर्ट आएंगे। हमारे 2-3 एक्सपर्ट जो बहुत ही ज्यादा जब क्रिटिकल और सिचुएशन आती है, जैसे नॉकआउट मुकाबले हो गए, सेमीफाइनल, उस तरह एनालिसिस करने के लिए आते हैं। तो उसी विषय में कपिल जी का एक बार मैं फिर से स्वागत करूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मैं रिक्वेस्ट करने के बाद ये आए हैं यहाँ पे। और दिवाली भी बनाएंगे और इंदौर में खूब सारा एंजॉय करें। तो फिलहाल हमारा दौर यही है, हमारा बातें यहीं से स्टार्ट होती हैं कि हम सवाल पूछते हैं और सवाल का ये लोग बखूबी जवाब देते हैं। जैसा आपने देखा होगा हमारे पुराने वीडियो में, इन्होंने साउथ अफ्रीका को किस तरह प्रिडिक्ट किया, इंग्लैंड को किया था। हमारे बगल में जो एक्सपर्ट है उन्होंने बोला था शुरू में कि अगर इंग्लैंड टीम है वो अपने लिए घातक भी बन सकते और दूसरे के लिए भी बन सकते। तो फिलहाल घातक अपने लिए साबित हो, तो बहुत ही अच्छा ये लोग प्रिडिक्शन देते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल कपिल से मेरा यही सवाल है। पहला, जिस तरह भारतीय टीम विजय रथ में सवार हुई है और जिस तरह रोहित शर्मा ने लीड किया है भारतीय टीम को, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या खूबसूरत रोहित शर्मा दिखे इस वर्ल्ड कप में स्पेशली? देखिए, रोहित शर्मा का मैं अगर पर्सनली देखूं तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। निश्चित रूप से, ठीक है। वो सारे दर्शक आपके भी जानते होंगे जो मुझसे जानते हैं, है ना। तो अगर मैं रोहित शर्मा के बारे में बात करूं, उनकी कैप्टनशिप के बारे में बात करूं, तो देखिए शुरू से ही उन्होंने दिखाया है कि कैसे कैप्टनशिप करी जाती है, एक टीम को कैसे बांध के रखा जाता है ना। और कैसे सारे खिलाड़ियों को मतलब एक धागे में पिरो के रखा जाता है, वो चीजें उन्होंने दिखाई है। क्योंकि आप अगर उनकी जो वीडियोस आती हैं, अलग से वीडियोस आती हैं, है ना, सोशल मीडिया पे आती है, जो खिलाड़ियों के साथ उनका, है ना, उठना बैठना है और जो उनकी जो है एक अच्छा एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर, जो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर, हमने कई बार रोहित शर्मा को भी देखा है ना। और फिलहाल इस बार तो ये दिखा है कि कभी अग्रेशन ग्राउंड में तो दिखा ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखा है वो चीज, है ना। और उसके अलावा जो ग्राउंड में आके उन्होंने दिखाया है कि कैसे एक लीडर की तरह काम किया जाता है, एक सेल्फलेस पारी खेली जाती है, वो उन्होंने दिखाया है कि
जो है तो उनको 50 या 100 की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो एक इम्पैक्टफुल पारी खेलना चाहते हैं और वो खेल के जाते हैं। निश्चित रूप से। तो ये तो रहे रोहित शर्मा की बात। अब हम बात कर लेंगे, जहां अगर क्रिकेट की बात हो, किंग कोहली की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, तो आप ये कमल जी से सवाल है, किस तरह उन्होंने रोहित शर्मा का बताया कि वो बहुत कूल एंड काम रहते हैं और ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाते, एटमॉस्फेयर उस तरह है, वो बहुत कूल। और एक दूसरे पहलू पे अगर देखें तो विराट कोहली इतना अग्रेसर, इतना सेलिब्रेशन, तो किस तरह ये टीम को बैलेंस करता है और किस तरह ये टीम को सपोर्ट करता है उनका एग्रेशन? देखिए, जो मतलब अपने बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो जितना ऊपर पद पर है, अगर वो अपने नीचे वाले से उतना प्यार करेगा तो नीचे वाले उसको सीखेंगे। और जो युवा में जोश भरते हैं वो विराट कोहली काम करते हैं, और जो मतलब बड़े बुजुर्ग का काम कर रहे हैं वो रोहित कर रहे हैं इस समय। मतलब अपने आने वाले समय के लिए वो किस तरह से मतलब एक खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं कि आपके ऊपर, आपके अंदर जोश भी होना चाहिए और आपके अंदर एक शांतिमय का परिचय भी होना चाहिए। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आप खिलाड़ी के अंदर कि हमको कैसे मैच जिताना है। वो मैच विनर तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो चार्ज कर देते हैं विराट कोहली। मुझे तो देखे, अगर मैं कंपेयर करूं रोहित शर्मा और विराट कोहली के एग्रेशन की अगर बात करें, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक कूल, एक हार्ट, उस तरह की बात है। और फायर एंड आइस का कॉम्बिनेशन है, और फायर एंड आइस का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो आपको पता है बहुत आगे तक जाता है। तो मैं फिलहाल विराट के साथ यहाँ पर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा रिएक्ट करना अच्छा लगता है, क्योंकि उससे जो जैसे बॉलर को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो फिलहाल रोहित और विराट सब अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए टीम आगे बढ़ रही है। फिर अभी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा नीदरलैंड के बारे में। आज जो भारतीय टीम ने खेला, क्या कमाल का खेला है। 400 कितना का स्कोर था? 410 ज्यादा 410 का। हाँ, 410 का स्कोर काफी होता है। तो ये जो आज कुछ रिकॉर्ड बने हैं, 4-5 अर्धशतक लगे हैं, शतक लगे हैं, तो ऐसी पारी आपने कभी देखा था इसके पहले क्या, कि पहली बार आपको भी देखने का मौका मिला? देखिए, इंडिया, अगर मैं बात करूं इंडिया की पारी की, तो इंडिया की पारी ऐसे मैंने पहले नहीं देखी थी। इसके पहले मैंने साउथ अफ्रीका की एक पारी देखी थी, 3 शतक लगाए थे, इंडिया के खिलाफ ही लगाए थे वो भी, है ना। और एक बार और मैंने देखा है, ऑस्ट्रेलिया की पारी थी, उन्होंने भी ऐसे ही मारे थे। हर खिलाड़ी आके 50 मार के जा रहा है, आखिरी तक वाला खिलाड़ी भी 2013 की सीरीज हो सकती है। बिल्कुल हाँ, उसमें हर बार 300 बन रहे थे। शिखर और रोहित उस बार बढ़िया चेस कर रहे थे। हाँ। वही सीरीज एक वो तो उसमें उनके नए कप्तान आए थे जॉर्ज वेली, और उसी में मैक्सवेल इंट्रोड्यूस हुए थे। तो मतलब ये है, वो सीरीज तो काफी अच्छी है। बाकी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने ऐसी पारी इसके पहले मैंने नहीं देखी। और वहां से अगर देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो भारतीय टीम कि वहां से चेज करने के लिए जो 300 प्लस स्कोर और 300 से ज्यादा साझेदारियां बनना, 200 प्लस शिखर धवन रोहित की, वहीं से मुझे लगता है वहां से शुरू हुआ थोड़ा सा टर्निंग, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। उसके पहले 300 प्लस स्कोर जाना इतना आसान नहीं होता था। खैर, सहवाग और वो एक आपको मैच याद है, दिलशान और सहवाग का 413 रन बने थे श्रीलंका के खिलाफ। वो तो मतलब क्या ही कह सकते हैं कि इधर से सहवाग, उधर से दिलशान 1-2 फिर रन से हारे थे। संकारा फिर आके 45 में 90 करके चले जाते हैं। हाँ। तो ये मतलब वो बहुत गजब के मैच हुए हैं। ये यादगार मैचेस होते हैं, कभी कभी होते हैं ऐसे हाँ। मैचेस, है ना। पर हाँ, वही 2013 के बाद बात देखा तो इसकी लिस्ट लंबी है, बहुत सारी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और उसमें रोहित शर्मा ओपनर विशेषकर शिखर धवन, रोहित शर्मा का बहुत ज्यादा रोल जो रहा। टॉप 3 और विराट कोहली। अभी से पहले अगर मैं बात करूं, अभी से पहले तो हमारे जो टॉप 3 हुआ करते थे, अगर मैं बात करूं शिखर धवन की, मैं बात करूं रोहित शर्मा की और विराट कोहली, ये 3 खिलाड़ी के ऊपर पूरा दारोमदार रहता था। अगर ये ऊपर से नहीं चलते थे तो नीचे आते आते जो है तो खिलाड़ी कमजोर पड़ जाता है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को आप भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो देखिए, धोनी की अगर मैं बात करूं तो उनके एंड ऑफ द करियर वो जो है तो थोड़ा सा ढीले पड़े हैं, मुझे जहां तक लगता है। नहीं, वो सिचुएशन को समझते थे, और फिर भी जो अपनी सिचुएशन के गेम रीडिंग करते थे वो उनका सब बढ़िया था, क्योंकि अभी भी वो चेन्नई के लिए जीत रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ढीले पड़े। एज अ प्लेयर मैं बात कर रहा हूँ, मैं एज अ कैप्टन नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, एज ए प्लेयर भी वो सब सिचुएशन के, खैर वो बात रही, बहुत अच्छा उन्होंने भी किया। 2011 वर्ल्ड कप है, 7 का जीता है। फिलहाल हम नीदरलैंड की बात कर रहे हैं, तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल जो दिखे हैं, तो आज केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के जो एक कॉम्बिनेशन हुआ, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही, पारी को बिल्डअप किया। तो कैसे देखते हैं, ये कितना पॉजिटिव भारतीय टीम के लिए है। अब
जैसे कि आज बेंगलुरु में मैच था हमारा सेमीफाइनल जाके मुंबई में होगा, यहाँ की वानखेड़े स्टेडियम में, जहाँ पर हमने श्रीलंका को मतलब बहुत बड़े अंतरों से हराया था। और फिर देखे थे कि थोड़ी अपनी बैटिंग भी चल गई थी, जहाँ पर विराट अपना 49वां शतक पूरा करने से चूक गए थे, तो वहां पर भी मतलब एक ये था। तो मतलब आज जैसे यहाँ पिच है लगभग सेम टू सेम यही पिच मिलने वाली, इतना ही बड़ा ग्राउंड मिलने वाला, लगभग इतनी लंबी बाउंड्री मिलने वाली। तो जो मतलब अभी तक विराट कोहली के ऊपर दारोमदार था, अब वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया है श्रेयस और केएल राहुल पर, कि मतलब अगर विराट अपना नहीं काम कर पाते हैं तो उनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये अपना काम अब कर जाएंगे। निश्चित रूप से ताश के पत्तों की तरह हो गए हैं। पहले लोग बोलते थे ताश के पत्ते ढह जाते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपसे 5 साल छूटा तो पीछे फिर बेगम है, उसके बाद गुलाम लगा हुआ है। इसी तरह मतलब लगातार मतलब कोई कमी नहीं है, पूरे के पूरे एकदम सजी हुई टीमें हैं। और फिलहाल मैं आपने बोला कुछ देर पहले कि मैं रोहित शर्मा की बिग फैन हूँ। बिल्कुल। तो क्यों बिग फैन है आप थोड़ा सा स्टूडियो में हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या? नहीं, जो उनका पुल शॉट है मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो उनको जो पुल है बहुत ही आसानी से लगाते हैं, ऐसे है ना। मैंने सुना है आप भी लगाते हैं कभी? नहीं, मेरा अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एज अ प्लेयर मुझे जो है तो सामने खेलना पसंद है ज्यादातर, मैं वी पे ही खेलता हूँ। निश्चित रूप से बढ़िया है, लेकिन पुल शॉट की उनकी बात ही अलग है। अब मुझे तो ऐसा लगता है सोते हुए रोहित शर्मा मार सकते हैं पुल शॉट, लेकिन वहीं पे फंसते भी है कई बार। आप देखेंगे उधर की स्क्वायर लेग और स्क्वायर में फंसते हैं उधर पे। आज भी मुझे लगता है आउट हुए मिड विकेट स्क्वायर लेग के रीजन में। तो फिर वहां पे आपको क्या लगता है रोहित शर्मा में? आप आज रोहित शर्मा आप देखिए, अगर बात ऐसी हो रही है कि कहाँ पे कौन आउट होता है, देखिए दो धारी तलवार होती है, आदमी कहीं तो कहीं आउट हुई होगा, है ना। तो लेकिन अभी जो मैंने देखा है, अभी तक जितने भी मैच हुए हैं, तो उन्होंने अपनी जो सेल्फलेस पारी के कारण ही अपना विकेट गंवाया है, ठीक है, क्योंकि वो मारने के लिए जाते हैं और वहां पे आउट हो जाते हैं। आप तो कुछ कमेंट करेंगे रोहित शर्मा के बारे में, सेल्फलेस पारी कहा, पर मैं तो ये मानता हूँ कि क्या उस अपने पारी को और एक्सटेंड कर सकते हैं, लंबा खेल सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सेल्फलेस पारी हर कोई बंदा खेलना चाहता है, लेकिन अगर थोड़ी सी और जिम्मेदारी लें कि यही पारी अगर जैसे आज मतलब 61 करके गए, अगर यही पारी लगभग उनकी जाके 110, 125 इस पर खत्म हो, तो फिर मुझको मतलब ये लगेगा कि हाँ अब चलिए एकदम से संतुलित और संतुलित और मतलब मजबूती मिल सकती है कि अगर नीचे वाले से रन नहीं बन रहा है तो ऊपर वाले वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे रोहित शर्मा के बैट से तेजी से रन निकल रहे हैं, लेकिन अगर 100 आता है तो एक अलग कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ चलो हमारे ऊपर वाला अभी बहुत तेजी से रन बना रहा है और हमको मतलब एक मौका मिल जाएगा कि हम देखिए इस चीज के लिए मैं आपके साथ एग्री हूँ, लेकिन कुछ हद तक ही एग्री हूँ, क्योंकि देखिए अगर एक ओपनर है वो अपना सारा स्कोर बना के जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर नीचे वाले खिलाड़ी को आके काफी सारा टाइम मिल रहा है तो मेरे ख्याल से अगर हाँ ठीक है आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है कि उस ओपनर के पास एबिलिटी है। देखिए निश्चित रूप से खिलाड़ी 11 नंबर तक होते हैं, कैपेबिलिटी है उसके पास, मैं इसके लिए तो कभी मना है, खिलाड़ी उन्होंने दिखाया है ऐसे ही इतने सारे दोहरे शतक नहीं मारे तो नहीं मतलब मैं कहना चाहता हूँ आप इस वर्ल्ड कप में देख लीजिए, आपका डिकाक देखिए रन बना के दे रहा है, बायनर रन बना के दे रहे हैं। तो मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मैच में वही जिम्मेवारी लें, अगर उनके बैट से अच्छे रन निकल रहे हैं तो मतलब इतना कोशिश करें उसको 100 मिनट तब्दील करें, तो मतलब जो एक संशय बन जाता है कि रोहित 60-50 करेंगे फिर निकल लेंगे, तो वो वाला संशय जो है तो अपने दर्शकों को साथ नहीं रहेगा। ये रहेगा कि रोहित इस बार भी 100 रन बनाएगी, जैसे विराट से अपेक्षा होती है कि वो लगभग हर मैच में 100 रन बना के देंगे। ये वाला ये है कि मेरा कहने के 11 नंबर तक खिलाड़ी होती है। आपने बोला कि पीछे वाले खिलाड़ियों को एकदम से रिलैक्स कर देते हैं, आए आप आराम से खेलिए, सेटल होइए। लेकिन आपको पता है चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, खासकर T20 और वर्ल्ड कप, 4 नंबर 5 नंबर से ज्यादा मैच नहीं जाता है और इतने बैटर आपके पास होते हैं, तो आप इतने में ही खेलिए, 3 नंबर में फिनिश करिए, कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आराम से 30 ओवर खेल सकते हैं रोहित शर्मा। तो यही कहने का मतलब है कि अगर खेल सकते हैं तो खेलें, क्यों अपना विकेट थ्रो करके आते हैं। आप एक बिग फैन हो इसलिए आपको सही लगता है, मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा सा खेलना चाहिए। इंटेंट दिखाए निश्चित रूप से, उसके बाद फिर आप मत दिखाइए ना, इंटेंट 50 रन दिखाइए, उसके बाद फिर आने बाल खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विराट कोहली को आप देखिए 35 रन तेज भागेंगे, फिर 50 मारेंगे, फिर उधर 80 तक जाते। अगर ऐसी बात है तो अगर वो ऐसे खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आप विकेट खोने का देखिए डर तो रहेगा ही। अगर वो
शुरू में ही अगर इम्पैक्टफुल पारी खेल के जा रहे हैं तो मेरे के चलिए। यहाँ पे सारी चीजें ना ठीक है, बाद में आने वाली ये तो रहे बल्लेबाजों रोहित को- शर्मा की बात। ये तो हमारे मत हैं, आपके भी मत हो सकते हैं, कौन किसका ये तो फैन। फिलहाल आप एक्सपर्ट के रूप में हैं, आप कमेंट पे बता सकते हैं। हम बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये तो अपना अपना विचार है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेमीफाइनल का जो रास्ता तय हो गया है। निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का जो मैच होगा उसमें मैं थोड़ा चर्चा कर लेना चाहता हूँ कि टिम्बा बुम्बा जो दिखे हैं बात, साउथ अफ्रीका में अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, हालांकि उनका बैट चला नहीं है, उनकी कप्तानी भी लोग अच्छा खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। जिस तरह इयान मॉर्गन बैट बहुत नहीं चलता था लेकिन कप्तानी अच्छा करता है। महेंद्र सिंह धोनी की भी अगर थोड़ी सी बात करें तो यही था, बैट बहुत नहीं चलता लेकिन अच्छी कप्तानी। तो टिम्बा की टीम के लिए आप क्या कहेंगे? जैसे टिम्बा बमुआ मतलब कप्तान है उनके दक्षिण अफ्रीका टीम के, तो जो टीम वर्क अच्छा कर रही है, मतलब अपने अपने रोल पर अपने जो रोल जिस मतलब खिलाड़ी को जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। लेकिन टिम्बा मतलब अपनी कप्तानी से तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो मतलब थोड़ा लूप पुल हुए हो जाता है कि वो ओपनिंग कर रहे हैं, फिर ओपनिंग में अगर डिकाक भैया आउट हो जा रहे हैं और वो भी जल्दी आउट हो जा रहे हैं, तो फिर जो मिडिल ऑर्डर है उनका थोड़ा सा मतलब बैलेंस जो है गड़बड़ा जाता है। तो अगर टिम्बा अगर सेमीफाइनल में ये सोचे कि मैं अगर मेरे बैट से 50 रन भी निकल आए और डिकाक के बैट से अगर 60, 70 या 90 रन निकल आए तो एक अच्छी साझेदारी हो सकती है। हालांकि मतलब इतना जल्दी उनका विकेट नहीं गिरा है, क्योंकि मैं देखा हूं कि टिम्बा बमुआ उनके बैट से लगभग 25 से 30 रन हर मैच में निकले, मतलब एक पार्टनरशिप हुई है 50 रन की हर मैच में। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव साइन था कि मतलब उसको 50 में कन्वर्ट कर सकते थे या 100 में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पिछला मैच देखिए साउथ अफ्रीका की, तो नए शामिल हुए, फेल लुकवायो, उन्होंने जो बैटिंग में दिखाया कमाल। तो अब क्या लगता है अगले मतलब जो टीम है वो है तो उनको सेलेक्ट किया जाए प्लेइंग 11 में कि नहीं? प्लेइंग 11 में तो अभी उनकी जगह नहीं बनती है, क्योंकि एक मैच वो उनका तो ये था कि मतलब सेमीफाइनल हम लोगों फिक्स हो गए है कि हम लोग सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो जो मतलब ये था कि रबाडा बेंच स्ट्रेंथ थी, उसको भी आजमा लिया जाए। मार्को यानसन को बैठा के मतलब अगले मैच के लिए कि एक मैच रेस्ट, क्योंकि वो लगातार शुरू से मैच खेल रहे हैं और उनके मैच में इतना भी गैप नहीं था जैसे भारत के मैच में कि एक हफ्ते में हुए हैं, तो इतने भी गैप नहीं हो कि उनके खिलाड़ियों को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो हमारा बॉलर परफॉर्म कर रहा है उसको एक रेस्ट मिल जाए तो थोड़ी मेमोरी अलग हो जाएगी उनकी। तो फिलहाल ये तो रही बात साउथ अफ्रीका की। अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल स्टार्क फॉर्म में है, क्या देखते हैं आपकी आगे क्या करने, तूफान आने वाला है क्या ऑस्ट्रेलिया का? देखिए ऑस्ट्रेलिया का तूफान आ चुका है, मैं तो ये बोलूंगा ऑस्ट्रेलिया का तूफान आ चुका है। उनके सारे खिलाड़ी शुरू से लेके आखिर तक फॉर्म में आ चुके हैं। जो 2 मैच हुए उनके शुरू में, उनको आप अगर छोड़ दें उसके बाद सारे मैच ही बैट्समैन ने जीता है। और जो मैक्सवेल और पैट कमिंस की वो साझेदारी हुई थी, बिल्कुल। बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार पैट कमिंस की वो क्या वाह मतलब कितना गेंद खेल के कितना पेशेंस के साथ खेला है। तो आपको क्या लगता है? मतलब? मैं तो उसको एडमायर करता हूँ। देखिए अगर वो पारी नहीं होती तो मैक्सवेल की भी पारी नहीं होती। जैसे मैं एक पारी के अगर एग्जांपल दूं तो आपको अगर याद होगा जब रोहित शर्मा ने 250 से ऊपर जब बनाए थे 264 रन की पारी खेल गई थी, तो उस समय राहुल थापा उनके अपोजिट में खेल रहे थे। बिल्कुल, मुझे मैच याद है 2014 में 14 नवंबर के आसपास ही मैच था, मुझे याद है। और उनका अगर आप देखोगे तो उन्होंने बहुत सिंगल के साथ सिर्फ सिंगल दिए हैं उनको। तो वो समय सिचुएशन अलग थी, शायद चेज नहीं कर रहे थे और अभी चेज कर रहे हैं। चेज नहीं कर रहे थे, ये बात सही है, लेकिन फिर भी एक आप देखो ना वहां पे जो एक तरफ से बांध के रखा था, पूरा विकेट एक तरफ से रोक के रखा था, वो मैटर करता है वहां पे। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया वाली पारी की बात करता हूँ जहां पे मैक्सवेल ने बनाया, इतना अच्छा स्कोर किया, वन ऑफ द मतलब बेस्ट इनिंग कहूंगा पूरे 2-3 डिकेड्स की मैं अगर बात करूं तो। निश्चित रूप से ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि मतलब जो पैट कमिंस थे तो वो मैच को मतलब जैसे 95 पर 7 विकेट हो गए थे, तो वो मैच को मतलब जीतने की उससे बैटिंग नहीं कर रहे थे। वो तो लग रहा था कि अगर हम 230 या 200 के लगभग पहुंच जाएंगे तो जो हमारा रन रेट है वो ना खराब हो। लेकिन मैक्सवेल का मतलब उस दिन जो वो तूफान आया तो उनमें जब उनने
200 कर लिए, तो फिर उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया कि अब हम मैच भी जीत सकते हैं, तो फिर उन्होंने पूरा मैक्सवेल को मौका दिया। 200 के बाद उन्होंने कब उसके बाद उतने रन ही नहीं बनाए। अगर आप बात कर रहे हैं तो रन नहीं, मतलब जो ये था कि रन उनका पार्टिकुलर रन नहीं, मतलब जो ये था कि अब तो हम मैच जीत जाएंगे, तो उन्होंने फिर अपना जो बैट फ्लो था उसको रोक दिया कि अब मुझको सिर्फ 200 मारने चीज कर रहे थे, स्ट्राइक, मतलब मैक्सवेल को स्ट्राइक पर जितना से ज्यादा हो सके रखना है, मतलब मैं अपने तरफ से विकेट नहीं गवाऊंगा। मैंने पूरी उनकी पारी देखी है, तो वो 50 के बाद वो रुके ही नहीं है कहीं पे, नहीं रुके हैं। मैंने भी देखा है कि जब उनको एकदम से खराब गेंदें मिली, पहले 50 तक तो ना के बराबर थे। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं मैक्सवेल की और क्यों ऑस्ट्रेलिया की, उसका रीजन है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की यहाँ थोड़ी सी बात बनती है कि अफगानिस्तान जो टीम, उन्होंने जो पानी पिला दिया था 91 रन पे 7 विकेट, तो उनकी वजह से ये मैक्सवेल की पारी आई। शायद अफगानिस्तान टीम नहीं होती तो मैक्सवेल की पारी भी नहीं आती। तो वही है कि जो, हाँ मैक्सवेल पे हम फिर से आएंगे। तो मैक्सवेल जो थे पहले तो अपने विकेट थ्रो करने के लिए आए थे कि हम ठीक है जितना बना ले उतना बना ले। उसके बाद जैसे ही हमारे सर ने बताया कि 150-200 के करीब पहुंचने लगे, फिर उनको जीत के, क्योंकि जीत का विन परसेंटेज अगर देखें तो वो भी नहीं दिखा रहे थे और उनको भी, किसी को भी नहीं था उम्मीद, शायद आपको भी नहीं उम्मीद रही होगी। तो उसके बाद ही उन्होंने फिर जीतने का सोचा। पहले जीतने के लिए खेल नहीं रहे थे, बस अपना इंटरटेनमेंट दिखाने के लिए खेले शुरू में, ये बात सच है। तो ये था मतलब कि जितना मतलब क्लोज पहुंचा जाए मैच के, वो था, मतलब उनके जहन में ये नहीं चल रहा था कि 91 पर 7 होने के बाद हम 291 का लक्ष्य चेज करेंगे, ये उनके दिमाग में नहीं चल रहा था। ये था कि अगर हमारा रन रेट, क्योंकि उनका भी ये था कि अभी सेमीफाइनल नहीं पहुंचे हैं, वही मैच डिसाइडिंग था। तो फिर मतलब जैसे ही एक कहते हैं कि 200 के लगभग अगर पहुंच जाए तो, और फिर इतने ओवर भी बाकी थे, और मैक्सवेल जैसा खिलाड़ी अगर एक तरफ से तेजी से रन, जैसे उनके 100 रन पूरे हुए फिर तेजी से रन आने शुरू हुए, तो ये मतलब ये हो गया था कि अब एक तरफ से हम मैच जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास फिर पैट कमिंस इतना मतलब खेल लिए थे कि वो भी लंबे शॉट वहां से लगा सकते थे। ये तो रही मैक्सवेल की बात, हम इससे बहुत सारा सीखेंगे। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होता है, और कोई भी गलती आप अगर करेंगे टाइम निकल जाने के बाद उसको आप फिर से सही नहीं कर सके। वो कैच छोड़ा अफगानिस्तान, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। 2 बार मौका दिया, 2 बार मौका उनको दिया और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है टॉप 4 पे अफगानिस्तान निश्चित रूप से हो जाती। तो यही हमारे जीवन के भी सीख है, आप समय पे अगर कोई गलतियां करेंगे तो उसका खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। और कोई भी चीज, मैक्सवेल ने उसको पलट के भी दिखाया, कोई भी चीज इम्पॉसिबल होती नहीं। तो ये मैसेज है मैक्सवेल और अफगानिस्तान टीम सबकी तरफ से और वर्ल्ड कप देखने वालों के लिए। तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के, और अब हम फिर से वापस आते हैं घूम के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड, जो सबसे बड़ा हमारे लिए थ्रेट है कि हम अभी तक हारे हैं। कई बार देखा है हमने, फाइनल में भी हारे हैं, पिछली बार सेमीफाइनल में हम फाइनल में भी हारे हैं, सेमीफाइनल भी हारे हैं। तो क्या इस बार न्यूजीलैंड कितनी दमदार टीम दिख रही है जो भारत को हरा पाएगी, या फिर अभी ये केवल कहना है रिकॉर्ड में? शुरू में जैसे कि मतलब उनके शुरू में कप्तान नहीं थे, जो मतलब फ्रंट लाइन कप्तान है एक केन विलियमसन, टॉम लेथम जो उनकी कप्तानी कर रहे थे और विकेट कीपर हैं, तो उन्होंने शुरू में मैच जो निकाले, फिर इंडिया से जैसे ही मैच हारे तो लगातार 4 मैच हारते गए, तो उनका जो एक समीकरण गड़बड़ा गया था कि मतलब जो जीत के सवार पर मतलब तैयार दौड़े जा रहे थे, तो वहां पर उनकी लय टूटी थी। फिर मतलब लगातार मैच हारे, फिर एक ये मैच जीतने के बाद मतलब उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आई कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो विलियमसन लास्ट मैच में जो खेले और रोल निभाया, तो वहां से मतलब एक ये था कि अब यहाँ पर केन विलियमसन की कप्तानी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेमीफाइनल कप्तानी, क्योंकि टॉम लेथम और केन विलियमसन की कप्तानी बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। टॉम बहुत सारी कारनामे करके विलियमसन ने जिताए हैं, और सिंगल हैंडेड। और जैसे कि अब बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर, लेकिन लुकी फर्गसन के मतलब जो एक बाहर हुए थे टीम से, वो फिर से अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर केन विलियमसन और रोहित शर्मा की कप्तानी का दबाव है कि मतलब कौन अच्छी कप्तानी करे, क्योंकि अब यहाँ पर ये टीम का ये नहीं कह सकते कि इनकी टीम बराबर है, इनकी टीम बराबर, क्योंकि यहाँ पर अब एक नॉकआउट मुकाबला है, जिसका उस दिन अगर पल्ला भारी हो गया, जिसके बॉलर या बैटर चल गए, वही अच्छा कप्तान। ये तो रही न्यूजीलैंड टीम की एक स्टेप समझा के रख दिया है। फिलहाल आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। एक इस वर्ल्ड कप में बहुत ही शर्मनाक कहें या फिर डिसअपॉइंटेड चीजें हुई। मैथ्यूज का
आउट देना, टाइम आउट, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब उनके साथ हुआ क्या, सही हुआ नहीं हुआ, या फिर जो साकिब में लोग कमेंट कर रहे हैं तो कितना सही है, करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं क्रिकेट के ऊपर, अगर मैं बात करूं एज अ क्रिकेट स्पिरिट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो खिलाड़ी के तौर पे ऐसा उनको वापस लेना चाहिए था। एक बार जो है तो वार्निंग देके इसको वापस लेना चाहिए था, है ना, क्योंकि जेन्यून था, वहां पे उनका स्ट्रैप टूटा था, ठीक है, तो उस चीज के लिए जो है तो मेरे हिसाब से उनको वापस लेना चाहिए था अपील वहां पे, है ना। और दूसरी बात, अगर बात करूं कि क्रिकेट के नियम के अनुसार तो बिल्कुल सही था। देखिए, क्रिकेट का नियम बोलता है कि आप जो है तो 2.5 मिनट से ज्यादा का अगर समय ले रहे हैं तो आपको टाइम आउट दिया जा सकता है। टाइम आउट में जो है कोई गलत चीज नहीं है, तो और उस चीज का उन्होंने उपयोग किया है, कोई गलत नहीं है। देखिए, वहां पे भी वो जीतने आए हैं, ठीक है, तो वो जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ता है तो करते हैं। मेरी राय है कि उसमें अगर अंपायर थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाते तो वो दूसरा इशू बना के, भाई सिक्योरिटी इशू, भाई हेलमेट लगाना जरूरी, ये भी तो नियम है, बिना हेलमेट के आपने, तो वो नहीं दे सकते थे। अगर नहीं हो उनको देना होगा तो उस समय मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी और समझ नहीं पाए जो अंपायर। यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि जो थर्ड अंपायर है वहां पर उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड अंपायर है, ग्राउंड अंपायर मतलब इतना नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वहां पर वो मतलब बहुत सारा दबाव रहता है, बहुत सारा दबाव रहता है, फिर उनको मैच भी चलाना है कि मतलब टाइम ज्यादा ना हो। लेकिन इसमें थोड़ी आईसीसी की मैं आलोचना करना चाहूंगा, क्योंकि जो टाइम है वो 3 मिनट का टाइम होता है अदर सीरीज में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 मिनट का टाइम कर, लेकिन उन्होंने 5 सेकंड पहले भी पहुंच चुके थे, फिर उन्होंने गार्ड भी ले लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना स्ट्रैप खींचा उसकी वजह से उनका स्ट्रैप टूटा, उसकी वजह तो यहाँ पर तो एकदम वो अपने टाइम पर और गार्ड भी ले चुके थे। तो यहाँ पर कोई हालांकि थोड़ा सा वहाँ पे मैथ्यूज की अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा गलती ये थी कि वो बिना इन्फॉर्म किए, अंपायर को इन्फॉर्म नहीं किए थे और उन्होंने डायरेक्ट अपने साथी से हेलमेट लाने के लिए मांग कर लिया था। अगर मुझे लगता है कि अंपायर से बताते तो उसके बाद वो परमिशन देते और वहां पे हाँ, ये मैं मैथ्यूज की और मतलब जो एक रेफरी और थर्ड अंपायर की है उसके थोड़ा मतलब अगर अवेयरनेस होती तो ये शायद इस तरह की घटनाएं ना होती। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी बहुत सारे नियम होते, बहुत सारे रूल्स हमारे जीवन में भी होते हैं, हमारे संविधान में भी बने हुए, हमारे बहुत दिनचर्या में, लेकिन पता ही नहीं चलता। जब उसका उल्लंघन होता है, जब उसका खामियाजा हम भुगतते हैं, तभी जाके पता चलता है। खैर जो हुआ सो हुआ, पर यह नहीं है साकिब की बहुत गलती नहीं थी, मनप्रीत की तो कोई गलती ही नहीं थी, बस थोड़ा सा यहाँ पे हो जाता है कभी-कभी। साकिब की मैं गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैथ्यूज का विकेट मिल जाएगा तो मुझको चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी भाई अपना वो टीम के लिए कर रहे थे और उसमें वो बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ट्रोल्स जो करते हैं लोग, तो थोड़ा गेम सेंस को और वहाँ की सिचुएशन को समझ के करें तो ये बेहतर होगा। और कोई भी खिलाड़ी, हर खिलाड़ी एक दूसरे को अपने जैसे मानता है, काफी मेहनत लगती है चीजों में आने को। तो फिलहाल ये तो रही बात हमारे, ये जो एक नया इस बार घटना हुआ उसकी कंट्रोवर्सी। हाँ, तो अभी फिलहाल हम न्यूजीलैंड और भारत की बात कर रहे थे। तो न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला होने वाला है अगला। तो एक बार में पूछूंगा, भारत या न्यूजीलैंड, कौन जीतेगा? भारत। बिल्कुल। उसका कारण तो अब हम सबको पता ही है, जिस तरह से भारतीय टीम ने खेला है। कौन होगा उस न्यूजीलैंड टीम में भारतीय टीम में परफॉर्म करने वाला? अगर भारत टीम पहले बैटिंग करती तो क्या रहेगा स्कोर, मतलब स्कोर के साथ कौन परफॉर्मर रहेंगे? 3 का मैं नाम लेना चाहता हूँ, आप बताइए। देखिए, टॉप परफॉर्मर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा, भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही, ये समझ लीजिए आप। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी अगर कर रही है तो टॉप परफॉर्मर इसमें रहेंगे केएल राहुल, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव, और उसके बाद विराट कोहली। यही सवाल आपसे है। 3 नाम मैं जानना चाहता हूँ, बॉलर, बैटर, मतलब अभी बैटिंग में आप बता दीजिए। मैं जैसे कि एक तो अपने शुभमन गिल, विराट कोहली और यहाँ पर रोहित शर्मा, इन टीम से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं मेरी कि मतलब ये अगर टॉप पर, और एक 50 रन की छोटी सी पारी में श्रेयस अय्यर के बल्ले से यहाँ पर जैसा कि उम्मीद है कि वो भी यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि जो मुंबई की पीछे अगर पहले बैटिंग करती है तो 4 से 5 नंबर, 2 से 3 विकेट लगभग गिरेंगे और चौथे विकेट तक मैच अपना समाप्त हो जाएगा। मैं भी अगर देना चाहूँ अपना ओपिनियन तो रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, 3 के साथ मैं जाऊंगा।
हालांकि सारे बैटर कवर हो गए हम तीनों के एक्सपर्ट, मतलब अपने ओपिनियन में तो सब चलने वाले हैं भाई, ये आप मान के चलिए। आप लोग भी बता सकते हैं कौन, अगर यही चीज उल्टा हुआ, बॉलिंग आई भारत में, तो क्या होगा, उसमें कौन कमाल दिखाने वाला है? देखिए मुझे तो लगता है कि पांच बॉलर है, पांच भी बहुत अच्छी बॉलिंग के समय पे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक का नाम लेना चाहूं तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा इसमें जसप्रीत बुमराह। ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई दो राय है ना, जसप्रीत बुमराह और उसके बाद मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव। आपका क्या? तो शमी अपने, फिर कुलदीप और जसप्रीत बुमराह के 10 ओवर में 30 रन 1 विकेट। मैं ये इतना जस्सी जैसा कोई नहीं जो बोला जाता है, बहुत ही सही लाइन है, क्योंकि वो बंदा जिस तरह से प्रेशर बनाता है ना दूसरी टीम पे और दूसरे अपने बॉलर के लिए, अपने साथी खिलाड़ी के लिए, उसका विकेट वो ले जाते हैं। अगर ये सिराज को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है उससे, सिराज को मिलता है, उसके बाद में फिर शमी को मिलता है। तो निश्चित रूप से अगर गेंदबाज अपने पास ऐसा है, अभी तक हमने पिछले टूर्नामेंट देखे हैं तो इनका ये एब्सेंट थे बुमराह तो अभी आए, यही समस्या आ रही थी कि मतलब कोई प्रेशर नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से यही गेंदबाज थे, सिराज थे और शमी रहते थे, लेकिन बुमराह ना होने के कारण प्रेशर नहीं बनता। तो बुमराह की तो इतनी तारीफ की जाए तो कम ही होगी हर तरह से, क्योंकि वो बहुत ही शानदार गेंदबाज। हालांकि उनको विकेट नहीं मिले, क्योंकि विकेट इसलिए नहीं मिले क्योंकि कोई खेल नहीं मिला, सिंपल सी बात है। तो फिलहाल हमारा प्रेडिक्शन ये है कि भारत जीतेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उधर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में कौन जीत के आने वाला है? ऑस्ट्रेलिया जीत के आने। देखिए मैं तो साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा, साउथ अफ्रीका के साथ जाएंगे, लेकिन वो फंसे हैं अभी तक चेजिंग। देखिए चेजिंग में फंसे हैं, लेकिन अगर मैं नॉकआउट मैचेस की बात करूं तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि चेज नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अगर फॉर्म की बात करूं तो सारे खिलाड़ी उनके फॉर्म पे हैं। ठीक है, और अगर मैं उनके फिनिशर्स की बात करूं, चाहे आप पिलर की बात कर लीजिए, चाहे आप क्लासे की बात कर लीजिए, काफी अच्छी फॉर्म में है, हर मैच में उन्होंने फॉर्म दिखाई है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो चेज नहीं कर पाएंगे। नहीं मतलब दिखाया भी है एक मैच, यहाँ मैं पर फंसे किसी को ये नहीं कह सकता हूँ कि मतलब कोई कमजोर है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का जो खेलने का रुतबा है या जज्बा जो भी कहें, तो शुरू के जो मैच हो गए, लेकिन अफ्रीका का देखिए शुरू का जो मैच हुए, फिर इंडिया से वो हारे, वहां से थोड़ा उनका बैलेंस गड़बड़ाया है। और अब जैसे चेजिंग में उनके साथ दिक्कत हो रही है कि वो मतलब अगर 250 सुपर रन बन जाए तो उसको आसानी से चेज नहीं कर पाए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं मतलब वो फंस रहे हैं। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया अगर आप जीतेगी तो वो उनसे चेंज ही करवाएगी, वो तो उनको मौका नहीं देने वाली है। ठीक है, आपने जो बोला सही है, लेकिन मुझे इस बार ऐसा भी लग रहा है कि जो साउथ अफ्रीका टीम है, जो उसके ऊपर एक टैग लगता है चोकर्स का, वो इस बार हटने वाला है। मेरी यही उम्मीद है, क्योंकि जो टीम वो तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार हटने वाला होता है, लेकिन सेमीफाइनल में थोड़ा समस्या आ जाती है और चोकर्स बन जाते हैं। देखिए क्योंकि अभी तक एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी, डिप्लेसी जैसे खिलाड़ी रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन वहीं बीच में फिर टीएस इलियट आ जाते हैं और उनको बाहर कर देते हैं। तो इसी तरह का इस बार भी होने वाला है। अब वो मैक्सवेल बन जाए फिर स्टार। अब जैसे मैं जो उसका 2019 का मैं कहूँ या 2015 का सेमीफाइनल, तो उसमें ग्रांट एलियट ने उनका मतलब पूरा मैच खराब कर दिया था, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में था, फिर बारिश हो गई थी तो इनके रन भी बढ़ाए गए थे दक्षिण अफ्रीका, लेकिन फिर उसके बाद फिर ग्रांट एलियट इनका पूरा मैच खराब कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के पास मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट है कि मतलब मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ भी 50 रन करके आ रहे हैं, तो मतलब ज्यादा इनके तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज्यादा नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से अभी फिलहाल समीकरण यही है, हम सब भारतीय हैं और भारत के लोग चाहते हैं कि सेमीफाइनल जीते और फाइनल जीते, जिससे दिवाली जो हम लोग मना रहे हैं और फिर नया साल अच्छे से मनाने का अवसर प्राप्त हो और हम अपने आप को चैंपियन साबित कर पाए। और फिलहाल चले हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने वो प्रचार किया है ओरियो वाला कि ज्यादा नहीं बोलना है भाई, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, फिर जीत रहे हैं कि हार रहे, वो जो मैच आता जाएगा वो देखते जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो सबसे बड़ा बात होती है कि सभी दर्शक जाते हैं विराट कोहली के 50वें शतक के अब इंतजार लेके। तो जो हम लोग लालच भर गया है हमारे उसमें कि 50वां आएगा, 49वां अभी तक चल रहा था, तो क्या कर पाएंगे पूरा? उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो है कि ये जो है तो कारनामा इसी वर्ल्ड कप में हो जाएगा और होना भी चाहिए।
अगर हमको वर्ल्ड कप जीतना है तो इस बार ये 50 जो शतक होंगे विराट कोहली की, वो इसी वर्ल्ड कप में ही होने चाहिए। अगले 2 मैचों में जो आने वाले निश्चित हैं रूप से बहुत खास पल होगा। आपको क्या लगता है, सेमीफाइनल फिर फाइनल? मैं तो चाहता हूँ कि सेमीफाइनल में ही आए वो। मैं तो चाहता हूँ कि वो फाइनल में आए और इंडिया उस दिन उनके 50 ओवर को भी सेलिब्रेट करे और एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ भी सेलिब्रेट करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब फैंस, सब दर्शक की यही उम्मीद है कि भारत इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, फिर उसके बाद देखेंगे उस दिन यही होगा। फिलहाल आप लोगों की कोई सवाल है जो आप लोग मुझसे कुछ करना चाहते हैं? मैं भी थोड़ा सा एक्सपर्ट की जगह लेके देखूं क्या होता है जब सवाल कोई आता है हमारे जान पे सामने से। तो कुछ आप लोग करना चाहते हैं सवाल, मैं भी बताऊं। टेम्बा बाबुआ की कप्तानी पर आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको एज अ प्लेयर खेलना चाहिए कि एज अ कप्तान के? जो दक्षिण अफ्रीका मैनेजमेंट है कि मतलब कप्तानी तो वो बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन जो बैटिंग में थोड़ी सी वो है, तो क्या उनको नीचे करके उनकी जगह ओपनिंग किसी और से करवा सकते हैं? जैसे रेजा हेंड्रिक्स ने अच्छा किया, उनको मौका मिला था, तो वो कप्तानी करते रहे और थोड़ी नीचे आके बैटिंग करें, ऐसा कुछ? नहीं, निश्चित रूप जिस तरह अभी तक साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट ने उसमें दिखाया है उनपे भरोसा और खरे उतरे हैं, तो आप उनकी जगह किसी को ला नहीं सकते। बैटिंग की जहां तक बात रही, काफी अच्छी शुरुआत देते हैं, पावर प्ले में अच्छा रन बजाते हैं, तेजी से रन बनाते हैं। हालांकि बैट नहीं चल पा रहा है, क्या कारण है कुछ नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कि लंबी पारी क्यों नहीं खेल पा रहे, लेकिन फिलहाल उन्होंने अच्छा शुरुआत दिया, डिकॉक का साथ दिया है। उधर डिकॉक सामने से मार ही रहे, कोई समस्या नहीं, जो चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। और टेम्बा, मुझे तो ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका टीम में वो अच्छे बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। मुझे लग रहा है सेमीफाइनल में उनका हाफ सेंचुरी या फिर शतक भी आ सकता है। तो वो अभी उनका बहुत अच्छा चल रहा है। उनका रोटेशन जो चलता है, बॉलर का इस्तेमाल, कभी कभी आप देखते हैं 2 स्पिनर खिला लेते, शमसी और महाराज। उनका जो स्पिनर को क्योंकि रोटेट करना आसान नहीं होता है, कब लाना है, तो बहुत अच्छा उन्होंने रोटेशन दिखाया। तो टेम्बा मुझे बहुत अच्छी कप्तानी लग रही है। बैटिंग हालांकि कमजोर रही है, पर फिर भी ठीक है, चल जाएगा इतना। तो आप ये बताइए कि मैक्सवेल जैसे आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई ऐसा और स्पिनर, मतलब उनके पास चांस बनते हैं कि किसी और को खिला सकते हैं स्पिनर के तौर पे? हाँ, देखिए उनकी टीम में मुझे जहां तक लगती है तो काफी बैलेंस है, उनको किसी और खिलाने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे कि और मतलब उनके पास है भी कौन फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है। उनके पास देखिए, आप अगर बात करेंगे तो उनके पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। नहीं तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई समझ में नहीं तो जो स्पिन करे। अब स्मिथ से आप फिकवाए, क्योंकि देखिए वो अगर आप स्पिन की बात कर रहे हैं तो मैक्सवेल वो करके दे रहे हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है। नहीं तो जैसे तो कि वो अपनी बैटिंग लाइनअप के दम पे जो है तो मैच जिस तरह के क्रैम दिखे हैं, कोलकाता के जो ग्राउंड है, जैसे इंडिया दक्षिण अफ्रीका का मैच हुआ तो उन्होंने शमसी को खिलाया, तो क्या यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका शमसी के साथ फिर से एक बार जाना चाहेगी? दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल जाना चाहेगी। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं उस ग्राउंड पे, उस पिच पे, तो बिल्कुल जाना चाहेगी। नहीं, शमसी के मतलब गेंदबाजी में विकेट नहीं मिला, लेकिन जो कोलकाता की पिच है, मतलब टर्निंग ट्रैक है, तो ऑस्ट्रेलिया मतलब अभी उतना स्पिन नहीं खेली है, तो क्या ये कर सकते हैं कि मतलब शमसी को खिला सकते हैं प्लेइंग 11 में? आप बताना चाहेंगे? निश्चित रूप से शमसी को खिलाना थोड़ा सा 2 स्पिनर के साथ फिर एक बैटिंग में आपको कमी हो जाती है, इसलिए शमसी के साथ जाना थोड़ा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बैटिंग खुदा न खास्ता उनको चेस करने का मौका मिले, तो एक बैटर अगर आपके पास कम हो जाएगा तो आपकी समस्या खड़ी होती है। केशव महाराज अच्छा करके दे रहे, उनके पास माकरम है और माकरम भी अच्छा करके दे रहे, ओवर दे रहे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2 स्पिनर के साथ जाना चाहिए। हालांकि कोलकाता की पिछला मैच ही देख चुके हैं, तो उनकी टीम मैनेजमेंट डिसाइड करते, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि केशव महाराज इनफ है। अब जैसे कि हम इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच मुंबई में है, वानखेड़े स्टेडियम में, तो जैसा कि श्रीलंका, तो जैसा कि इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच वानखेड़े स्टेडियम में है, तो यहाँ पर भारत क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए या न्यूजीलैंड और क्या रणनीति होनी चाहिए कि भारत को जल्दी रोक सके? भारत को रोकने का कोई किसी के पास अभी फिलहाल तोड़ नहीं, क्योंकि सबने देख लिया है भाई कि कुछ नहीं कर पा रहे, चाहे आप उनसे बैटिंग करा लीजिए चाहे फील्डिंग करवा लीजिए, तो मैं तो यही कहूँगा कुछ नहीं है, यही मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत सारी हो सकते हैं, न्यूजीलैंड वाले सोचे, हम नहीं सोचे, क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छी चल रही है। तो फिलहाल इस चर्चा का हमारा विषय जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल अब हम लोग सब दिवाली मनाने वाले हैं, पटाखे खूब फोड़ने वाले हैं, आप भी फोड़िए। तो आप कुछ बोलना है? आपके सारे सब्सक्राइबर, सबसे पहले मैं तो बोलना चाहूंगा हैप्पी दिवाली।
आपकी दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी इस बार। और हैप्पी न्यू ईयर भी बढ़िया बीतेगा। मैं यही और एक दिवाली और मनने जा रही है 19 तारीख को। 19 तारीख को एक बड़ी दिवाली मनाए कि इससे ज्यादा पटाखे फोड़ पाए। तो आप लोगों को मतलब आज दिवाली की बहुत सारी हमारे आपके एक्सपर्ट साथ आ रहे थे, नीलेंद्र भाई, वो कहाँ फॉरेन गए हैं क्या, पर्सिया? बिल्कुल, वो अभी छुट्टी में चल रहे हैं। हाँ, पाटेकर भाई भी नहीं दिख रहे हैं। वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अपना मैसेज पिन किए थे कि हम वहाँ पे है कहीं कोटरा कला। कोटरा कला में है वो। तो आप सब दर्शक देखते रहिए। और हमारे दीपू भाई जो कि फंसे हुए हैं नक्सलाट एरिया। हाँ, जैसे कि वो सुकमा में है, और फिर हमारे सुखलाल भाई जो जैसा कि पूरा रीवा को हैंडल कर रहे हैं। तो ये लोग बहुत, आप सब लोगों को जितने भी दर्शक हैं, किसी दिन हम जुड़ेंगे इनके साथ। बहुत सारी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से। ठीक है, हम तो और सारे एक्सपर्ट्स को लाएंगे। फिलहाल आप सब लोग वर्ल्ड कप का खूब एंजॉय करते रहे, इसी तरह कामना करते रहे कि हमारी टीम वर्ल्ड कप जीते और ट्रॉफी हमारे हाथ में आए, हमको भी छूने का मौका मिले। क्योंकि वो जब ट्रॉफी जीतते हैं तो हर शहर में घुमाई जाती है, हर जगह उसका स्टेचू बनता है, एक अलग ही माहौल रहता है। आपको मैं बता दूं, जहाँ पे हम अभी हैं इंदौर शहर में, यहाँ पे एक वर्ल्ड कप चौराहा भी है। निश्चित रूप से है, आगे बहुत लोग आते हैं 2011 यादगार पर। अगर आप नहीं जीतेंगे तो कहाँ से बनेगा? तो ऐसा मौका फिर से मिले, ये सब तो इस बार हम फिर से जाएंगे वहाँ पे वर्ल्ड कप चौराहे पे, इस बार 19 तारीख को। हाँ, पटाखे फोड़ेंगे। फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, सभी को खूब एंजॉय करें, मिठाइयाँ बांटिए। धन्यवाद।